सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बिल्कुल न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे और हमारे इस लेसन का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड को हम स्टार्ट करेंगे। लेसन ढक्कन दे दो, बैंड दे दो, टाइट कर दो। थ्योरी ऑफ डिमांड आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। कोशिश होगी सिंपल से सिंपल तरीके से आपको चीज समझाएं, प्रैक्टिकल तरीके से। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। चलो, तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले हम पूरा डिटेल स्टडी पे जाएंगे। उससे पहले हम एक सिंपल से वर्ड को समझना है और वो सिंपल सा हमारा वर्ड है डिमांड। ठीक है, कि डिमांड की कॉन्सेप्ट क्या है और डिमांड किस तरीके से काम करती है। एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हम डिमांड जो वर्ड यहां पर लिखा है उसके बारे में हम क्या समझते हैं। जनरली जब हम एक ऑर्डिनरी पीपल से बात करेंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है वो डिमांड को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर देगा। जैसे विश, कि भाई मेरी ये विश है तो मेरी विशेष ही मेरी डिमांड है। कुछ लोगों से पूछेंगे कि भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, विश है, नेसेसिटी है, नीड्स है। वो कहेंगे ये हमारी डिमांड है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई मेरे को तो 2000 यानी 2000 स्क्वायर यार्ड में एक शानदार कोठी मेरे को मिले, 2 मंजिला फिल्मी स्टाइल में। ये मेरी इच्छा है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये मेरी डिमांड? मेरी इच्छा है कि मेरा खुद का पर्सनल एरोप्लेन हो जिसका मैं यूज करूं, कि भाई मेरे को पूरे वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करनी है। मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को अफ्रीका जाना है, मुझे अमेज़न के जंगलों के ऊपर से विजिट करनी है। मैं देखूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है। तो क्या ये विश डिमांड होगी? मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने घर से अपने स्कूल तक जाता हूं तो मुझे इसके लिए व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, मुझे इसके लिए गाड़ी चाहिए। तो क्या वो गाड़ी या व्हीकल जो भी है क्या वो मेरी डिमांड होगी? तो यहां थोड़ा सा एक डिफरेंस है, हमें समझना पड़ता है कि विश और रिक्वायरमेंट आर नॉट इंडिविजुअली डिमांड। ये इंडिविजुअली डिमांड नहीं होती। इनके साथ साथ कुछ और भी अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट रिक्वायरमेंट जो होती है, क्या रिक्वायरमेंट इसके साथ में? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मनी इन पॉकेट। मनी इन पॉकेट। क्या मैं जो विश प्रेजेंट कर रहा हूं, क्या मैं रिक्वायरमेंट जो प्रेजेंट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट विश, is I have sufficient money in my pocket? If not, then this wish or requirement not considered as demand according to economics। कि भाई मेरे को
अपने खुद के पर्सनल एरोप्लेन से पूरे वर्ल्ड की ट्रैवल करना है, पूरा वर्ल्ड का टूरिज्म करना है, तो क्या उस विश को फुलफिल करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट मनी है पॉकेट में या नहीं है? अगर सफिशिएंट मनी मेरे पॉकेट में नहीं है तो फिर ये डिमांड नहीं है। फिर बात आई कि भाई हाउ आई डिफाइन दैट आई हैव सफिशिएंट मनी इन माय पॉकेट। प्राइस ऑफ गुड्स, which good I like to buy, which good I like to enjoy, क्या उस गुड्स के लायक मेरे पास सफिशिएंट मनी है? हाउ आई फाइंड, हाउ आई डिसाइड, हाउ आई कंसिडर दैट आई हैव सफिशिएंट मनी इफ आई डू नॉट नो अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स। यदि मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता, मैं बाजार में गया, मेरे को आम खाने की इच्छा है, मैं आई वांट टू एंजॉय विद मैंगो, मैं कहता हूं मेरे पास सफिशिएंट मनी है, आई हैव सफिशिएंट मनी इन माय पॉकेट। मैं मार्केट में गया, मैंने पूछा भैया मैंगो क्या रेट दी? उसने कहा 70 रुपये केजी। मैंने कहा एक मैंगो कितने का, 1 पीस मैंगो कितने का? उसने वेट करके निकाला कि लगभग 25 रुपये के आसपास का एक मैंगो। देन आई सर्च इन माय पॉकेट, I have just only 5 rupees in my pocket. Then how I say it is sufficient money? So sufficiency of money is based on the price of goods. भाई किस गुड्स को आप खरीदना चाह रहे हो, उसकी प्राइस क्या है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे कि आपके पास अपने विश और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या सफिशिएंट मनी पॉकेट में है या नहीं। दो बातें क्लियर होगी, प्राइस होना चाहिए नंबर 1, नंबर 2 सफिशिएंट मनी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस वी विल डिक्लेयर दैट आई हैव सफिशिएंट मनी इन माय पॉकेट टू फुलफिल माय विश और रिक्वायरमेंट। दो बातें। तीसरी बात, विलिंग टू यूज ऑफ मनी। I want to enjoy mango. I have sufficient money in my pocket according to price. So for that purpose, I visit in the market, reach to the shop and ask the price of mango. मैंने पूछा भैया मैंगो का प्राइस, and when I'm asking the price of the mango, I took a piece of mango and came near to the nose and smelled it. बड़ी मीठी स्मेल आई। उसने कहा 70 रुपये केजी। मन में एक विचार आया कि यार 70 रुपये किलो, 35 रुपये का हाफ केजी, यार 2 पीस मैंगो आएंगे हाफ केजी में, तो यार मैं खाऊंगा तो 2 मिनट टेस्ट मुंह में रहेगा, उसके बाद सब बरोबर हो जाना है, क्यों बेकार में पैसे खर्च किए। और मैं ये सोच के छोड़ यार नहीं लेना, वापस घर आ गए। Came back to the house. अब देखिए, I want to enjoy with mango. That's why I go to the market. I have sufficient money in my pocket. पॉकेट में पैसा भी है। According to price, प्राइस को जस्टिफाई करते हुए मनी पॉकेट में है, but I am not willing to use my money. मैं लेकिन पैसे को यूज करना नहीं चाहता, यानी स्वभाव से कंजूस, इच्छा है लेकिन खर्च करने के लिए तैयार नहीं पैसे। तो क्या मेरी मैंगो के लिए डिमांड होगी, या मैंगो की जो मेरी विश है क्या वो डिमांड कही जाएगी? तो जवाब होगा नो, ये डिमांड नहीं है। तो फिर डिमांड क्या है? डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 कॉन्सेप्ट। इन 4 कॉन्सेप्ट को जब हम कंबाइंड करेंगे तो वो डिमांड बनती है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? So demand refer to a good to which a consumer willing to buy at
प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड से हमारा मीनिंग उस गुड्स से है, उस गुड्स की डिमांड से है टू विच ए कंज्यूमर विलिंग टू बाय। मतलब वो अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं इस गुड्स को परचेज करने के लिए रेडी हूं। आई एम विलिंग टू बाय दिस गुड्स, आई रेडी टू बाय दिस गुड्स एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो मार्केट में प्राइस प्रिवेलिंग है, चल रही है, उस प्राइस पर मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। प्रिवेलिंग का मतलब जो मार्केट में रूटीन में जो प्राइस होती है उसको प्रिवेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे भाई कोई भी पूछो, भाई आम क्या भाव चल रहे हैं? 60 to 70 रुपए केजी आम चल रहे, तो 60 to 70 रुपए दिस इज द प्रिवेलिंग प्राइस। ठीक है, डील प्राइस अलग होगी, प्रिवेलिंग प्राइस डिफरेंट होती है। सो दिस इज द प्रिवेलिंग प्राइस। तो एक प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर मैं अपनी विलिंगनेस शो करता हूं कि यस आई एम विलिंग टू बाय मैंगो, so this is my demand for mango. This is the concept of demand that I demanded mango, कि भाई मैं मैंगो की डिमांड कर रहा हूं, so this is my demand, this is my demand। ठीक है। अब कई बार क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डिमांड। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ डिमांड क्या है? विश, रिक्वायरमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। Second element, money in pocket. Sufficient money should be in pocket. Third element, willingness to use of money. Fourth element, particular price or prevailing price, knowledge of prevailing price in the market. And last element, period of time. Particular period of time. यानी हम जो भी बात करेंगे वो हवा में उड़ाने वाली बात नहीं करेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम भी डिक्लेयर होगा कि हाँ ये गुड्स मैं आज खरीदने के लिए तैयार हूं। टुडे आई विलिंग टू बाय दिस गुड्स, विद इन 2 days आई विलिंग टू बाय दिस गुड्स, विद इन अ वीक आई विलिंग टू बाय दिस गुड्स। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी डिक्लेयर होगा, तो ही वो हमारी डिमांड होगी, अदरवाइज वो डिमांड नहीं। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट है जो हमें हमेशा, 5 एलिमेंट है जो हमेशा याद रखने हैं। पहला एलिमेंट विश और रिक्वायरमेंट, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार। दूसरा एलिमेंट, sufficient money should be in pocket. Third element, I willing to use of my money. Fourth element, particular price of goods, यानी knowledge of price जो मार्केट में प्रिवेलिंग है वो होना चाहिए। और लास्ट एलिमेंट है particular period of time। तो ये 5 एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो वो हमारी डिमांड की कॉन्सेप्ट बनती है। ठीक है, तो 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम डिमांड बोलते हैं। अब जब भी हम किसी गुड्स की डिमांड को परचेज करते हैं तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। ये समझिए कि आधा लेसन एक तरफ है और ये जो पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे ये पार्ट अलग है। फैक्टर ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए गुड्स, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, यानी कौन कौन से डिमांड के डिटर्मिनेंट है जो गुड्स की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि किसी गुड्स की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, लेस होगी, मोर होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। वो सारे फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये समझिए कि मेरी ओर से डिक्लेरेशन है 100% श्योर फ्रॉम दिस टॉपिक you will get question in the examination, 100% sure from my side। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट की तरफ चलते हैं कि
वो कौन सा डिटरमिनेंट है जो किसी गुड्स की डिमांड पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, वो कौन सा डिटरमिनेंट है? तो सबसे पहला डिटरमिनेंट है हमारे पास प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, जिस गुड्स को हम परचेज करने वाले हैं उस गुड्स की प्राइस सबसे पहले हमारी डिमांड पर इफेक्ट डालती है। इट मींस वी आर विलिंग टू बाय द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अगर हमें लगता है कि मार्केट में इस गुड्स की प्राइस हाई है तो हम उसकी लेस क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी होते हैं। अगर हमें लगता है कि उसकी प्राइस डाउन है देन वी आर विलिंग टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो अकॉर्डिंग प्राइस वी डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो क्या रिलेशनशिप है? जनरली वी फाइंड नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस of a good and demand for a good। कि क्या हमने देखा जनरली वी फाइंड नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड डिमांड फॉर ए गुड। कि जनरली हमने सीन किया कि भैया प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ whenever the price of goods fall down we are demanding more quantity of goods। What it mean? It means if the product is available at cheap rate in the market we are willing to buy more, and if we find that the product is available at high price in the market we are demanding less। So generally we find a negative relationship between the price of a goods and demand for a good। कि प्राइस और डिमांड में जनरली एक नेगेटिव रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करती है डिमांड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी प्राइस हाई होने पर डिमांड डाउन हो जाती है और प्राइस के लो होने पर डिमांड हाई हो जाती है। जनरली ये रिलेशन जो है होता है। तो ये हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट आपके पास आता है प्राइस ऑफ गुड्स के फॉर्म में। सेकंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की पॉकेट में कितना पैसा है, यानी अमाउंट ऑफ मनी इन द पॉकेट क्या इंक्रीज हो गया, क्या डिक्रीज हो गया, या स्मॉल अमाउंट है या लार्ज अमाउंट है, वो भी कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट आता है। इफ द कंज्यूमर हैज लॉट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट मींस he will demanded more quantity of goods, but if he has small amount of money in the pocket he will demanded less quantity of goods। यानी कंज्यूमर की पॉकेट में अगर सफिशिएंट अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है तो ज्यादा डिमांड करेगा, और लेस अमाउंट है तो डिमांड भी उसकी लेस होगी। या यूं कह सकते हो इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम सो डिमांड विल आल्सो बी हाई। Means the consumer willing to buy more quantity of goods if the income is more। यानी इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, यानी इनकम मोर है तो डिमांड भी मोर होगी। एंड इफ द कंज्यूमर हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी और यू कैन से लेस इनकम सो द डिमांड ऑफ गुड्स विल बी लेस, और यू कैन से द पुअर पर्सन डिमांडेड लेस अमाउंट ऑफ मनी, लेस अमाउंट ऑफ गुड्स इन द मार्केट and the rich person demanding large quantity of goods in the market। For example, एक लेबर है जो दिन भर काम करके अपने घर पे जाता है, तो एक लेबर की इनकम कम है तो मार्केट से वो जैसे टी लीव्स लेके जाएगा तो क्या करेगा, भाई 100 ग्राम टी लीव दे दो, चाय बनानी चाय पत्ती 100 ग्राम दे दो,
250 ग्राम चीनी दे दो या 250 ग्राम शुगर दे दो। लेकिन जब रिच पर्सन जाएगा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जब जाएगा तो क्या कहेगा, भाई एक डब्बा चाय की पत्ती का दे दो, 1 किलो का, आधे किलो का डब्बा लेके आएगा, चीनी 4-5 किलो इकट्ठी ले आएगा। तो ये इनकम पर डिपेंड करता है कि भाई अगर हमारा इनकम लेवल सफिशिएंट है, हाई है, लार्ज है, then we are also willing to buy large quantity of goods in the market. और यदि इनकम लेवल डाउन है then we are willing to buy less quantity of goods in the market. अगर इनकम कम तो डिमांड भी कम होगा, इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगा। मींस इनकम हाई तो डिमांड will also be high, इनकम लेस डिमांड will also be less। ठीक है, तो ये दो डिटरमिनेंट आपके पास आ गए, एक प्राइस ऑफ गुड्स आ गया, दूसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर आ गया। Now we are going to explain the third determinant, price of related goods। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हाउ द गुड्स आर रिलेटेड। So there are two type of relationship between the goods. Number one, the goods are substitute in relation and the goods are complementary in relation। कि जो गुड्स है बाय द रिलेशनशिप, टू टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, आइदर द गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स और द गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या तो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जिनको हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिनको हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉलगेट पेप्सोडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स है, लक्स सिंथॉल सब्स्टिट्यूट गुड्स है, लिम्का स्प्राइट सब्स्टिट्यूट गुड्स है, पेप्सी थम्स अप सब्स्टिट्यूट गुड्स है, स्लाइस माजा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी शर्ट शर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसका मतलब ये वो गुड्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर। टी की जगह कॉफी, कॉफी की जगह टी को सर्व किया जा सकता है। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर, तो ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड जॉइंटली, मींस वन गुड फुलफिल द वीकनेस ऑफ अदर गुड्स। यानी एक के बगैर दूसरी बेकार, यूजलेस। जैसे ये पेन और इसमें इंक, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। विदाउट पेन इंक इज नॉट यूजफुल, विदाउट इंक दिस पेन इज नॉट यूजफुल। ठीक है, तो इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होती है वो एक दूसरे की वीकनेस को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो ज्वाइंट यूज होती है, मिलकर यूज होंगी। ब्रेड बटर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेन इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये फ्रेम और इसमें जो ग्लास है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि खाली फ्रेम का भी यूज नहीं होगा और खाली ग्लास का भी यूज नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हम ग्लास को धागे से लगा लटका के चले जाएंगे देखने के लिए, कोई यूज नहीं होगा, फ्रेम के साथ लगाना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अब हम समझेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब समझेंगे what happen if the price of slice go high in the market and how it affect to the demand of maja। How it affect to the demand of maja?
यानी स्लाइस की प्राइस अगर हाई हो जाती है मार्केट में तो वो माजा की डिमांड पर कैसी इफेक्ट डालेगी? ऑब्वियसली जब स्लाइस कॉस्टली हो जाएगा तो जो कंज्यूमर यानी जो कस्टमर स्लाइस कंज्यूम कर रहे थे दे विल शिफ्ट देयर सेल्फ फ्रॉम स्लाइस टू माजा, यानी वो माजा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? माजा की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि प्राइस ऑफ स्लाइस गो हाई इन द मार्केट एंड एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर माजा गो हाई इन द मार्केट। तो हमें एक रिजल्ट मिला कि प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो हमें रिजल्ट मिला कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इफ द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर देयर आर पॉजिटिव रिलेशन between the price of one good and the demand of other good। ठीक है कि अगर टू गुड्स कैसी है, सब्स्टिट्यूट है इन नेचर में, तो एक गुड्स का इफेक्ट दूसरी गुड्स के ऊपर पॉजिटिव होगा, यानी एक गुड्स की प्राइस जिस डायरेक्शन में चेंज होगी दूसरी गुड्स की डिमांड भी उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी तो थम्स अप की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। यदि मार्केट में लिम्का महंगी हो जाएगी तो स्प्राइट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा ही होगा कि एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एक की प्राइस डिक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? जब ये सस्ता हो जाएगा तो उसके कस्टमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे वापस, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कब? इफ द टू गुड्स आर ऑफ सब्स्टिट्यूट इन नेचर। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो क्या होगा? इफ द टू गुड्स हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, लेट प्राइस ऑफ इंक पेन गो हाई, what will be the effect on demand of ink? If price of ink pen increase in the market, what will be the effect of this change on the demand for ink in the market? अगर इंक पेन की प्राइस मार्केट में हाई हो जाएगी तो इंक की डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट होगा? भैया सिंपल सी बात है कि जब इंक पेन महंगा हो जाएगा तो हम इंक पेन कम खरीदेंगे, और जब इंक पेन कम खरीदेंगे तो इंक की डिमांड भी कम होगी मार्केट में। सो डिमांड फॉर इंक विल आल्सो फॉल डाउन इन द मार्केट। तो यहां पर हमने क्या रिलेशनशिप देखा? यहां हमने देखा नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है कि अगर टू गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उनमें पॉजिटिव रिलेशन होगा, और अगर टू गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की है तो उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप मिलेगा। जैसे हमने एक्सप्लेन किया है कि पेन की अगर प्राइस हाई होगी तो पेन हम कम खरीदेंगे इंक वाले, और उससे इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस के हाई होने पर इंक की डिमांड डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो क्या होगा? स्लाइस मार्केट में महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, तो हम स्लाइस की बजाय माजा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सो द डिमांड फॉर माजा विल राइज इन द मार्केट। तो स्लाइस का प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड माजा की इंक्रीज हो गई ऑपोजिटली, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है व्हेन द टू वेरिएबल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है व्हेन द टू वेरिएबल मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस द नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको टॉपिक कराया, दो टॉपिक मैंने कराया आपको। एक मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में, दूसरा मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिमांड के साथ में थ्योरी ऑफ डिमांड को क्लियर किया, आपको समझाया। उसके साथ साथ तीन बेसिक डिटरमिनेंट जो थे, बाकी डिटरमिनेंट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तीन बेसिक डिटरमिनेंट है डिमांड के। एक प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर, और तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।
सो डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, एलिमेंट ऑफ डिमांड, उसके साथ साथ 3 बेसिक डिटरमिनेंट हमने आपको प्रेजेंट किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इससे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें इसके बाकी डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ क्योंकि हमने जनरल कॉन्सेप्ट बताए, इनकी स्पेशलिटी के साथ हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, टॉपिक जो हमारा वीडियो रहेगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।